हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से हम लोग आ गए डीसी सर्किट एलिमेंट के कुछ बचे हुए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे डीसी सर्किट एलिमेंट के। आज ये 16वां क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल 35-40 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं डिफरेंट। तो इन्हीं को पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है 16वें नंबर पर, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, डिराइव द फार्मूला टू बी यूज्ड। तो एक बार क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए बच्चों। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, डिराइव द फार्मूला टू बी यूज्ड। देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। पोटेंशियोमीटर जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग एक बैटरी बनाएंगे। ये मान ली एक बैटरी है, इसके साथ एक की एडजस्ट कर दिया और एक रिहोस्टेट जोड़ देंगे बच्चों, या वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये एक रिहोस्टेट और यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट्स बना लेंगे, ए और बी। ये हमारा एक रेजिस्टेंस वायर होगा जिसका कलर हम बदल देंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये एक हमारा रेजिस्टेंस वायर हो गया। ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा ऑलमोस्ट 0 होता है। यहाँ पर दो वुडन, ये पूरा वुडन प्लैंक के ऊपर रहता है। ये पूरा सिस्टम जो है हमारा एक वुडन प्लैंक के ऊपर रहता है। तो ये हमारा एक वुडन प्लैंक हो गया बच्चों, और नीचे एक मीटर स्केल लगा रहता है। तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम पीछे भी मैंने कई बार बना रखा है बच्चों। यहाँ पर मेटेलिक स्ट्रिप लगी रहती है। तो यहाँ पर ये एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा दिया हमने, एक मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ लगा दिया और एक मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ लगा दिया, क्योंकि मेजरमेंट में ये वाली लेंथ नापनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीटर स्केल नीचे लगा हुआ है। ठीक है, इस सिंपल पोटेंशियोमीटर में ये हमारी बैटरी हो गई बच्चों, ये हमारा की हो गया। ठीक है, ये जो रेड कलर से है ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ये हमारे गुड कंडक्टर के होते हैं। अब जिन दो सेल का हमें ईएमएफ निकालना है बच्चों, ठीक, उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स को पॉइंट ए से जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। शायद हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। यस बच्चों, इसमें क्या निकालना था? ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करेंगे। जस्ट मिनट। इसमें थोड़ा सा एक चेंज है बच्चों। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। तो देखिए कैसे निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके साथ एक की अटैच कर देंगे K1। इसके पैरेलल में बच्चों एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। आपको पता है इसमें बहुत सारे प्लग लगे रहते हैं। तो जो प्लग निकालेंगे उतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ काम करेगा। तो यहाँ से R विड्रॉ करेंगे, R ओम का प्लग, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे और फिर ये जॉकी विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। इस की का नाम रख दिया बच्चों K2। सबसे पहले
क्या करेंगे, K1 ऑन करेंगे बच्चों, K1 को ऑन करेंगे और K2 को ऑफ कर देंगे। K1 ऑन, K2 ऑफ। अब इस सेल के लिए चौकी को इधर उधर टच करा के नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो नल पॉइंट मान लीजिए L1 लेंथ मिला, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ाया गया था E इक्वल टू KL। तो L1 लेंथ मिला तो E इक्वल टू KL1 हो गया। अब अगले सेट में क्या करेंगे, दोनों की को ऑन करेंगे, K1 इज ऑन एज वेल एज K2 इज ऑल्सो ऑन, और यहां से R ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जो भी बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस या उस सेल के क्रॉस, उसके लिए नल पॉइंट निकालेंगे। इस जॉकी को इस पर स्लाइड करके टच करा करके, तो उस समय V इक्वल टू KL2 हो जाएगा। V इक्वल टू भी KL होता है तो KL2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को बच्चों कि इन प्रॉब्लम वाले वीडियोस को जब देखने आप आते हैं तो पीछे की जो थ्योरी वाले वीडियो हैं उनको जरूर देख लीजिए। जैसे मैंने जब चैप्टर शुरू किया था DC सर्किट अमेंडमेंट, उसको भी देख लीजिए। आप एक बार इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ भी देख सकते हैं। ये 9th या 10th वीडियो है। तो फर्स्ट को हम सेकेंड से डिवाइड कर देते बच्चों। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो E/V हो जाएगा लेफ्ट साइड में। E/V इक्वल टू हो जाएगा L1/L2, केस के कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला हम लिखेंगे। वी नो दैट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V माइनस 1। तो E/V के जगह बच्चों L1/L2 लिख देते, स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। तो L1 L2 एक्सपेरिमेंट से पता चल चुका है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो इसको आप थ्योरेटिकली ऐसे ही कर सकते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही परफॉर्म किया जाता है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। एक बार और लिख देता हूँ फाइनल फार्मूले को। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। L1 L2 is the length at which there is no current in the galvanometer in different condition। कंडीशन 1 क्या था, K1 ऑन K2 ऑफ, उसमें L1 मिला। दोनों ऑन है और रेजिस्टेंस बॉक्स में किस रेजिस्टेंस निकालो, उसमें L2 मिला। रेशियो निकाला गया, फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया गया, फाइनल फार्मूला ये हो गया। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पढ़िए ध्यान से इसको। N cells each of EMF small e and internal resistance small r are joined in series to form a row. M such rows are connected in parallel to form a battery capital N is equal to small m into n. This battery is connected to an external resistance capital R. What is the EMF of this battery and how much is the internal resistance of the cell? So that current I flowing through the external resistance capital R is given by formula this। तो बच्चों इसमें N सेल्स हैं जिनका हर एक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ऐसे M रोज हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और M इंटू N को आपको कैपिटल N लिख देना है बच्चों। M इंटू N को कैपिटल N लिख देना है, कैपिटल N, ये ध्यान रखना है। तो पहले EMF निकालना है ऑफ दिस बैटरी और फिर करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से क्वेश्चन को एक बार और सुन लीजिए। N सेल्स हैं जिनमें हर एक का EMF स्मॉल e है, इंटरनल स्मॉल r है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऐसे एक दो नहीं M रोज हैं और उनके प्रोडक्ट को कैपिटल N से लिखना है। तो आपको EMF पता करना है और करंट पता करना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सेल हैं जिनका EMF स्मॉल e और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो हर एक सेल का EMF स्मॉल e, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ऐसे एक रो में टोटल N सेल्स हैं। एक रो में टोटल N सेल्स हैं।
और ऐसे बहुत सारी रोज हैं। तो एक रो और बना लिया बच्चों जिसमें सभी सेल का स्मॉल ई इंटरनेशनल स्मॉल आर, EMF स्मॉल ई, जस्ट अ मिनट, आदत पड़ी हुई है कैपिटल ई लिखने की, स्मॉल ई है इसमें, इंटरनल स्मॉल आर, और ये सेल है इसका भी इंटरनल स्मॉल आर। तो एक रो में n सेल्स हैं, इसमें भी बच्चों n सेल्स हैं, और ऐसे टोटल रोज जो हैं उनकी संख्या बच्चों m है, m रोज हैं टोटल, m रोज, ठीक है। और इनको पहले जोड़ा, मान लो ये mth रो है, ये मान लो बच्चों mth रो है, सबका EMF स्मॉल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब इनको पैरेलल में जोड़ना है, चलिए पैरेलल में जोड़ दिया इनको, इधर भी पैरेलल में जोड़ दिया इनको, तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इनकी करंट को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से पास करना है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा गया था टोटल EMF, बहुत सिंपल है बच्चों, सीरीज में EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है, तो टोटल EMF एक रो में हो जाएगा, टोटल EMF एक रो में N इंटू ई, और M हर एक रो में उतना ही EMF है, पैरेलल में वोल्टेज जुड़ता नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं जुड़ता है, तो टोटल EMF ये हो गया बच्चों N इंटू ई। दूसरे पार्ट में करंट पूछा गया है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू E बाई आर प्लस आर, एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था। तो ये R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। मान ले रहे हैं R डैश टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको एक फार्मूले की तरह से यूज करेंगे बच्चों। टोटल EMF को हम कैपिटल E लिख दे रहे हैं, और ये यहाँ पर NE लिख देंगे। कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R डैश सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज सेल्स। फिर से सुन लीजिए, कैपिटल E टोटल EMF है जिसको N इंटू ई मान लिया है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें कैपिटल R है, R डैश यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो R डैश क्या है यहाँ पर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक रो में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस देखो बच्चों, तो R R R अप टू N टाइम्स NR, दूसरे रो भी NR, तीसरे रो भी NR अप टू N टाइम्स, तो ये आपस में पहले जुड़े हुए हैं। तो 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 बाई NR प्लस 1 बाई NR अप टू M टाइम्स। डायरेक्ट्रिक्स है तो एक लाइन में भी निकाल सकते हैं, R डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों M बाई NR, ठीक है, जस्ट अ मिनट, M बाई NR। तो देयरफॉर R डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, R डैश को दबा दो NR बाई M, NR बाई M। अब इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें करंट मिल जाएगी। तो पुटिंग इन 1 लिख दो यहाँ पर, पुटिंग इन 1, तो करंट की वैल्यू I यहाँ पर लिखा मैंने इक्वल टू E के जगह पर टोटल में N इंटू ई लिखेंगे, कैपिटल R एंड R डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, NR बाई M। सो वी कैन से M यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, M ऊपर भी जाएगा, तो M N E बाई MR प्लस NR। और बच्चों इस M इंटू N को क्वेश्चन में कैपिटल N लिखा हुआ था, तो देयरफॉर करंट की वैल्यू हो जाएगी, करंट इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E बाई MR प्लस NR। तो इसको नोट कर लियो, ये करंट की वैल्यू निकल गई, कैपिटल N E बाई MR प्लस NR। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 था जिसका ये सोल्यूशन रहा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए, डिफाइन द EMF ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू द सेल यूजिंग जूल्स लॉ, ऑब्टेन द इक्वेशन EMF इक्वल टू I
ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो आई का मीनिंग करंट जानते ही हो आप लोग, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले ईएमएफ की डेफिनेशन, चलिए बच्चों ईएमएफ की डेफिनेशन पर आते हैं। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल, आप लिख लीजिए हेडिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल या बैटरी। हम लोग कैपिटल ई से लिखते आ रहे हैं, कई सारे बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में स्मॉल ई लिखा हुआ था, तो नोटेशन इसका थोड़ा वेरिएबल है, बाकी नोटेशन कांस्टेंट है। तो चलिए मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि ये मान लीजिए एक सेल है जिसका एफ ई है, जिसको डिफाइन करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज चले तो कुछ वर्क इसको बाहर करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ वर्क एक्सटर्नल होगा, जहां भी कोलिजन होगा उसकी एनर्जी खर्च होगी, वहां वर्क होगा। कुछ सेल के अंदर होगा, सेल को डॉटेड लाइन के अंदर दिखा दीजिए, तो कुछ वर्क सेल के अंदर होगा, तो वर्क इंटरनल। तो ये हो गया हमारा वर्क इंटरनल, INT शॉर्ट में लिखा मैंने। तो टोटल वर्क हो जाएगा बच्चों वर्क एक्सटर्नल EXT प्लस वर्क इंटरनल INT डॉट। तो क्यू चार्ज को कैरी करने में टोटल वर्क हुआ W। जितना वर्क होता है बच्चों सेल उतनी ही एनर्जी भी देता है। तो क्यू चार्ज को कैरी करने में एनर्जी गिवन बाय सेल इज W। तो यूनिट चार्ज को कैरी करने में W बाई Q, इसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ के डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी गिवन बाय सेल इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। सो एनर्जी गिवन बाय सेल, साथ साथ लिखिए एनर्जी गिवन बाय सेल in carrying a unit positive charge throughout the whole circuit including cell is called EMF of the cell। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा EMF की डेफिनेशन, जिसमें पहला पार्ट यही था, डिफाइन ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो वर्क डन भी बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो। तो जहां पर वर्क डन एनर्जी गिवन बाय सेल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो वर्क डन, ठीक। वर्क डन इन कैरिंग, वर्क डन के बाद बच्चों यहां से वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो वर्क डन इन कैरिंग, मतलब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो वर्क डन से, या अगर इसको रखते हो तो इनसे शुरुआत कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें करंट के लिए फार्मूला टाइप करना है। तो देखिए फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो वर्क है वो वर्क कुछ एक्सटर्नल है प्लस वर्क कुछ इंटरनल है। वर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों, Q इंटू वी, ठीक। अंदर भी क्या होगा, Q इंटू वी होगा, उस V को IR लिख देंगे। Q को कॉमन ले लो बच्चों, तो W इक्वल टू Q को कॉमन ले लिया तो V प्लस IR, ठीक। W बाई Q कर लो बच्चों, W बाई Q इज इक्वल टू V को IR लिख लो, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है बच्चों। तो फिर से I को कॉमन ले लिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ये W बाई Q क्या है बच्चों, EMF है, तो EMF E इक्वल टू क्या हो गया, I इन द ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। इस क्वेश्चन में करंट को कैपिटल I लिखा है तो हमने कैपिटल I लिख दिया, तो कैपिटल I कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर को थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट। आगे बढ़ते बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। विद द हेल्प ऑफ नीटली, क्वेश्चन नंबर 19 है, विद द हेल्प ऑफ नीटली ड्रॉन एंड लेवल डायग्राम ऑब्टेन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बच्चों,
व्हीटस्टोन ब्रिज करना है हम लोग को, ठीक है। तो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक रोम्बस के 4 साइड्स में 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ये 4 रेजिस्टेंस हमने बना लिए, ठीक। इन पॉइंट्स के नाम ABCD रख दिया। इन रेजिस्टेंस के नाम PQRS लिख दीजिए। यहाँ पर एक सेल और एक की जोड़ दीजिए। यहाँ पर बीच में एक गैलोमीटर और एक की जोड़ दीजिए, गैलोमीटर और एक की। इस की को K2, इस की को K1 कह दीजिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। करंट मान लो यहाँ आई जा रही है, करंट 2 बार में फ्लो होगी, यहाँ पर I1, यहाँ I2। PQR के रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करने से करंट चेंज होती है, और एक ऐसी कंडीशन ऑब्टेन करते हैं जिसमें पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए। उसकी पहचान ये है कि गैलोमीटर में करंट 0 होगी। तो दोनों की ऑन करके चेक किया जा सकता है कि कब गैलोमीटर में करंट 0 है। जब करंट गैलोमीटर में 0 होगी उस समय पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम होगा। फिर से सुनिए बच्चों, एक रम्बस के 4 साइड्स में 4 रेजिस्टेंस जोड़ दिए गए हैं PQRS। एक सेल है, ठीक, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल हमने बना दिया है। यहाँ करंट जा रही, जितनी करंट जाएगी उतनी ही आएगी, चाहे जितना डिस्ट्रीब्यूट हो करंट। यहाँ से K1 और K2 दोनों को ऑन करते हैं और साथ में बीच में रेजिस्टेंस को चेंज करते रहते हैं। एक ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं जिसमें गैलोमीटर में करंट 0 हो जाए। उस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। उस समय पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि अगर B का ज्यादा होगा तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो होगी, अगर D का ज्यादा होगा करंट नीचे से फ्लो होगी। उस दोनों कंडीशन में गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। तो हमें बैलेंस कंडीशन ढूंढना है। उस बैलेंस कंडीशन के लिए पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन बैलेंस कंडीशन potential of point B equal to potential of point D and no current in the galvanometer, no current in the galvanometer। इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाएंगे इस लूप 1 में, और ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ इसमें भी लगाएंगे लूप 2 में, ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो बैलेंसिंग कंडीशन निकल आएगी। तो लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन लूप 1 में। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। तो लूप 1 में समेशन ऑफ V 0 करो। A से B पर जाएंगे, B से D पर आएंगे, D से A पर आएंगे। लूप 1 का नाम क्या है बच्चों, ABDA। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लूप 1 का नाम क्या है, ABDA। ठीक है बच्चों। A से B पर प्लस I1P मिलेगा। करंट के डायरेक्शन में IR पॉजिटिव मिलता है, तो I1P रेजिस्टेंस का नाम है। B से D तक कोई करंट ही नहीं है, तो 0। D से A पर करंट के अपोजिट जा रहा है, तो माइनस I2R मिलेगा, तो माइनस I2R इक्वल टू 0। तो I1P इक्वल टू हो गया बच्चों I2R, इक्वेशन नंबर 1। यही लाइन हमको फिर से दोबारा लिखनी है, तो मैं ऐसे करके डॉट कर दो। अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन लूप 2। लूप 2 क्या है बच्चों, BCDB। तो चलो बच्चों, B से मूव करो C, C से D, D से B। तो B से देखो, हाँ, जब ये B और D का पोटेंशियल सेम होगा तो कोई करंट नहीं आएगी, तो ये पूरी करंट I1 यहां से आएगी, ऐसे ही पूरी करंट I2 यहां से आएगी। उस कंडीशन फिर से यहां पर समेशन ऑफ V 0 लगा दो, किरचॉफ सेकेंड लॉ। एक नंबर का और क्वेश्चन पूछा जाता है किरचॉफ सेकेंड लॉ किस लॉ पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो B से C पर आओ बच्चों, प्लस I1Q, C से D पर माइनस I2S, और D से B पर 0 इक्वल टू 0।
सो I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दो। देखो बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, I1 7 कट जाएगा, P बाई Q। राइट में आ जाओ, I2 से I2 कट जाएगा, R बाई S। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था, विद द हेल्प ऑफ नीटली लेवल डायग्राम ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो लेवलिंग भी कर देते हैं बच्चों। इसमें ये जो AB और BC पार्ट है, AB और BC पार्ट को बच्चों बोलते हैं हम लोग रेशियो आर्म्स। AB एंड BC को बोलते हैं रेशियो आर्म्स, ये याद रखिए, रेशियो आर्म्स। AD का नॉन रेजिस्टेंस होता है तो AD को बोलते हैं नॉन आर्म, नॉन आर्म। CD को बोलते हैं अननोन आर्म, अननोन आर्म। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो उसको यहीं ऐड करते हैं। BD को बोलते हैं ब्रिज आर्म, तो यहां लिख दे रहे हैं, जगह नहीं इधर। तो BD को बोलते हैं बच्चों ब्रिज आर्म। AC को बोलते हैं सोर्स आर्म, इसी में सोर्स जोड़ा गया। तो नेमिंग भी कर दो बच्चों। ये हमारी बैटरी हो गई, ये की K1 हो गया, की K2 हो गया। ये गैलोमीटर के लिए G लिख रखा है, ये गैलोमीटर के लिए G लिख रखा है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। समझने के साथ साथ नोट किया करिए। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? 19। अब आते हैं बच्चों 20 पर। 20 क्या कह रहा है? A 10 meter long uniform metallic wire having resistance of 20 ohm is used as a potentiometer wire. This wire is connected in series with another resistance of 480 ohm and a battery of 5 volt having negligible internal resistance. If an unknown resistance E is balanced across 6 meter of the potentiometer wire, calculate potential gradient across the potentiometer wire, the value of unknown EMF E। बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आना है। ठीक है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से सुन लें, कर लें, नहीं तो फिर रह जाएंगे आप, कुछ न कुछ आपके मार्क्स कटेंगे जरूर। तो चलिए हम एक सिंपल पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाते हैं। सिंपल पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाने के लिए बैटरी को ऊपर बना दिया हमने, बैटरी को ऊपर बना दिया। ये बैटरी हो गई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसके साथ एक रिहोस्टेट जोड़ दिया, तो ये रिहोस्टेट हो गया। और ये हमारा 1 मीटर लंबा, अरे सॉरी, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कितने मीटर लंबा है? 10 मीटर लॉन्ग। ये 10 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर हो गया। ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस वायर जोड़ दिया। ठीक है, कह रहा है 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 20 ओम है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस 480 ओम। तो इससे जो रेजिस्टेंस निकला है रिहोस्टेट से, ठीक है, इसको R डैश लिख दे रहा है। इस सीरीज में इसके साथ इसकी वैल्यू 480 ओम है, 480 ओम। बैटरी का EMF यहाँ पर दे रखा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ यहाँ पर एक सेल है जिसका EMF अननोन है, ठीक है, और बैलेंस अक्रॉस 6 मीटर लेंथ, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, जो कि यहाँ टच कराया गया। इसमें एक गैलोमीटर भी जुड़ेगा, तो इसमें एक गैलोमीटर भी जुड़ेगा। तो एक गैलोमीटर जोड़ दिया बच्चों।
और ये 6 मीटर लेंथ पर, टोटल लेंथ तो 10 मीटर था जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप कैपिटल एल लिख लो, ये स्मॉल एल हो जाएगा 6 मीटर जहाँ पर इसको टच करा रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो बच्चों, जब जॉकी को ऐसे पॉइंट पर टच कराएंगे जब ये बैलेंस्ड होगा तो उस समय ये सेल नहीं काम करेगा। ठीक, इस सेल का के अंदर से जितनी करंट निकलेगी उतनी एंटर करेगी, तो ये सर्किट थोड़ी देर के लिए आप अनइफेक्टिव मांगे। मेन करंट यहाँ फ्लो हो रही होगी, देखिए मेन करंट के लिए मैं थोड़ा कलर बदल रहा हूँ। मेन करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, ऐसे 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 और ऐसे। तो यही मेन सर्किट है। इसमें पहले करंट निकालें, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के पहले आप करंट निकालिए। आई इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ ई बाई आर प्लस आर फॉर्मूला जानते हैं ना, वही लगा दीजिए। ईएमएफ की वैल्यू 5 वोल्ट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20 और 480, ये कैपिटल आर की वैल्यू दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो ये 500, इंटरनल रेजिस्टेंस 0। तो करंट की वैल्यू आगे बच्चों 1/100 एम्पियर। ठीक, बीच में भी यूनिट लिखते रहिए। तो करंट की वैल्यू आ गई 1/100 एम्पियर, मतलब 0.01 एम्पियर। चलो, फिर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर लगा करके। I की वैल्यू 1/100 और इसका रेजिस्टेंस कितना बच्चों 20, तो 20 तो 1/5, ठीक है, या 0.2 वोल्ट। अब K निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल वोल्टेज बाई टोटल लेंथ। टोटल वोल्टेज 0.2 है, ठीक, और लेंथ इसकी कितनी बच्चों 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.02 वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब क्या निकालना है बच्चों, अननोन ईएमएफ ई निकालना है, तो ई इक्वल टू के लगा देंगे। के की वैल्यू 0.02 है और लेंथ कितना बच्चों 6 मीटर है, 6 2 12, तो 0.12 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। करंट की वैल्यू ई बाई आर प्लस आर से, रेजिस्टेंस टोटल 20 और 480 मिलके 200 500, तो 1/100 0.01 विथ V इक्वल टू आई आर, आई 1/100, रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो 20 से 0 कट गया, 2/10 1/5, 5 2 10 0.2 वोल्ट। K इक्वल टू V बाई L 0.2/10 मीटर 0.02, ठीक, इक्वल टू के एल 0.02 इंटू 6, ये क्या बच्चों 6 है, 6 मीटर पर बैलेंस किया गया ना, इंटू ये 6, तो 0.12 वोल्ट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैलकुलेशन, एक बार चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Draw a level circuit diagram for a potentiometer to compare the EMF of two cells. Write the working formula. Derivation not required. So we are going to compare EMF of the two cells with the help of potentiometer. So first we will make a battery, a key, a rheostat or variable resistance connected with 2 points A and B. In between these two wires there is a resistance wire with metallic strips along both sides like this. These are the metallic strips. All these things are mounted on a wooden plank with a meter scale. So this is meter scale. Now we have to find EMF of the two cells. So we will connect the positive terminal of the E cell with the point A at which positive terminal of the battery has been connected. So this is what rheostat, this is key. Let this cell have E1, this cell have E2. Let this key is K1, let this key is K2.
Now connect them with the help of a galvanometer and then with a jockey, sliding key. पहले स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, K1 on and K2 off. तो K1 ऑन कर दिया, K2 ऑफ है, तो उसके लिए नल पॉइंट ढूंढ लेंगे. L1 लें तो मिला, जॉकी को 2 टच कराएंगे, E1 इक्वल टू KL1, इक्वेशन 1. दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, K1 को ऑफ और K2 को ऑन कर देंगे, तो ये सेल काम करेगा. अब ये सेल काम नहीं करेगा, तो उसके लिए नल पॉइंट ढूंढेंगे, जॉकी को स्लाइड करके KL2, तो E1 बाई E2 कर लो बच्चों. 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, केस के कट गया, L1 बाई L2. तो इस तरह से हम किसी 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था, और ये 22. देखो बच्चों, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड 15 ohm resistor shown in the circuit below so that the point M and N are at the same potential. तो पूछा गया है कि इस 15 ओम रेजिस्टेंस के साथ कितना रेजिस्टेंस हम जोड़ें कि M और N सेम पोटेंशियल पर हो जाए. ठीक है बच्चों, ट्राई करिए क्वेश्चन को. 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं. तब तक मैं कैमरे को थोड़ा क्लीन भी कर लूं. यस, सेटिंग चेक कर लो एक बार और. हाँ जी, सही चल रहा है. चलिए बच्चों, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस जोड़ें. चलिए कुछ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं इसमें. मान लीजिए कैपिटल R रेजिस्टेंस जोड़ें कि M और N सेम पोटेंशियल पर हो जाए. इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा. तो इस रेजिस्टेंस का नाम रख देंगे P. ठीक, इसका नाम रख देंगे बच्चों Q. ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. 1 मिनट बच्चों, नेमिंग थोड़ा सा. ये मान लो X रेजिस्टेंस चेंज करें हम, तो इसका नाम रख दिया मैंने P, इसका नाम रख दिया Q, और इसका जो सम आएगा इन दोनों का जो पैरेलल में है R, और इसका नाम रख दिया S. तो पहले R की वैल्यू निकाल लेते हैं. R क्या है, 15 ओम रेजिस्टेंस और X ओम रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई X प्लस 1 बाई 15. सॉल्व करोगे एलसीएम 15x, तो 15 प्लस x, तो देयरफॉर R इक्वल टू हो गया बच्चों 15x बाई 15 प्लस x. तो ये R निकल गया. अब बच्चों M और N का पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो P बाई Q इक्वल टू क्या होता है, R बाई S होता है. तो P की वैल्यू कितनी है 3, Q की वैल्यू कितनी बच्चों 30, R की वैल्यू कितनी निकली है 15x बाई 15 प्लस x. ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर. और S की जगह क्या बच्चों 60. तो इस 0 से 0 कट गया. ठीक, 3 से 3 कट गया, तो ये 6 इधर आ जाएगा. 6 इक्वल टू 15x बाई 15 प्लस x. 15 से ये मत काटो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों. तो ये हो गया 6 इन द ब्रैकेट 15 प्लस x इज इक्वल टू 15x. 6 × 30, 6 × 6 3 9, 15 6 90 प्लस 6x इक्वल टू 15x.
सो 90 इक्वल टू 6 इधर आके माइनस हो गया तो 9x, therefore x इक्वल टू 10, तो therefore x इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो इजी था बच्चों ये प्रॉब्लम, व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। The figure alongside shows an uniform magnesium wire XY, ये लेंथ 100 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर, ठीक, एंड रेजिस्टेंस 9 ओम। इस वायर का रेजिस्टेंस 9 ओम है, XY का रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो ऐसे कैरो बना के 9 ओम लिख देना है, इसका रेजिस्टेंस 9 ओम है। कुछ ज्यादा ही फैल गया है तो इस वायर का रेजिस्टेंस बच्चों है 9 ओम, ठीक, कनेक्टेड टू अ एक्यूमुलेटर ऑफ 4 वोल्ट। तो इसका EMF 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम, थ्रू वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, ई सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट, इसका EMF दे रखा 1.8 वोल्ट, connected to XY via jockey J, galvanometer G. It is found that the galvanometer shows no deflection 80 सेंटीमीटर पर, वो तो लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ था पहले से। फाइंड वैल्यू ऑफ R, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले ऐसे मैंने कहा था ना, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहले करंट निकालते हैं, करंट, ये मेन सर्किट, इस वाले सर्किट पे करंट निकालेंगे। तो करंट का फार्मूला लगा दो भैया, E/R+R। तो एक्यूमुलेटर का वोल्टेज कितना बच्चों, 4 वोल्ट, कैपिटल R, रेजिस्टेंस इसका 9 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 10 ओम हो गया, तो 9 + 1 दे रखा बच्चों। इस वायर का रेजिस्टेंस 9 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लिखा हुआ है, A1 ओम, दिस वन। तो करंट निकल गई। सबसे पहले इसमें यही काम करते हैं, तो 4/10, तो 0.4 एम्पियर करंट निकल गई। अब इस वायर के क्रॉस वोल्टेज निकालो बच्चों, V = I इंटू उसका रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे वायर का, तो ये 0.4 और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है, 9 ओम है, तो 9 चौको 36, 3.6 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट, जस्ट अ मिनट, वोल्ट। ये हो गया हमारा वोल्टेज इसके क्रॉस दिस, ठीक। 1 मिनट, एक गलती हुई बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा, एक बड़ी गलती हो गई है। जो चीज पूछा गया था उसको तो हम भूल ही गए। देखिएगा यहाँ पर EMF कितना है बच्चों, 4 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये 9 और R+1 ओम, तो वो रेजिस्टेंस R पूछा गया है, तो 10 हो गया जो हमें वेल नोन है, 9A और एक इंटरनल और प्लस R, वो ये R पूछा गया बच्चों। तो ये एम्पियर में आ जाएगी, यहाँ पर A लिख दिया, ठीक। फिर वोल्टेज निकालेंगे V = IR से, तो I की वैल्यू 4/10 + R और इंटू रेजिस्टेंस इसका 9 ओम है, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो ये हो गया V = 9 चौको 36, 36/10 + R, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब K निकालेंगे बच्चों, K = क्या होता है, V/L, तो V कितना है, 36/10 + R, ठीक, इंटू 1/L करेंगे, 1/L, तो L की वैल्यू कितनी, 100 है, ठीक, तो 1/100, ठीक है, इसको 1/L करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दें बच्चों, E = KL, E = KL, E 1.8 है, K की वैल्यू भी ताज़ा निकाला है, तो ये 0.36 हो जाएगा, 0.36, 36/100, 0.36/10 + R इंटू लेंथ
कहाँ पर टच करा रहे हैं, 80 सेंटीमीटर पर, 80 सेंटीमीटर पर। ठीक है बच्चों, इसकी हेल्प से आप आर निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आर निकालेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1.8 प्लस 10 18 हो जाएगा, प्लस 1.8 आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0.36 इंटू 80। ठीक है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से डेसिमल 3.6 हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 8 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 18 प्लस 1.8 आर यहाँ पर एज इट इज रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 के 48 का 8, कैरी 4, और 8 के 24, 24 4 28, दिस -18 इधर आ जाएगा बच्चों, -18 इक्वल टू 1.8 आर। अब तो इजी हो गया, कोई भी कर सकता है, माइनस कर लेना इसमें से। 28.8 में से 18 माइनस जाएगा बच्चों, तो 0.8 तो बचेगा ही, यहाँ बचेगा 0। ठीक, 8 में से 8 गया 0, 2 में से गया 1 बाई ये 1.8 इक्वल टू आर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में आ जाएगी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, प्रोसीडिंग है ये बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूजिंग द सर्किट गिवन alongside E1 E2 R2 cells of 4 volt 6 volt having internal resistance, applying Kirchhoff's law, electrical circuit, find I1 I2। तो चलिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं। मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले किरचॉफ्स लॉ पढ़ लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे तो इसको समझना आसान होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अगले वीडियो में।